हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मौर्य पीरियड के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है इससे पहले वाली क्लासेस में मैं आपको पूरा हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। बट जैसा कि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, क्योंकि ये क्लास जो है वो चंडीगढ़ पीआरटी और इसके साथ साथ एनटीटी को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है, बट इसके अलावा आप किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। बट पीआरटी और एनटीटी में जो जो सिलेबस मेंशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये टॉपिक्स करा रही हूँ। अदरवाइज बीच में कुछ और टॉपिक्स भी थे, जैसे वैदिक पीरियड जब खत्म होता है तो उसके बाद में मगध में 3 शासन आते हैं, फिर बौद्ध धर्म का प्रचार होता है, इसके साथ साथ जैन धर्म का प्रचार होता है। ठीक है, और पूर्व मौर्य पीरियड में क्या क्या रहा, इसके बाद मौर्य पीरियड स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में ही मौर्य पीरियड स्पेशली मेंशन किया गया है, तो मैंने सोचा पहले आपको ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस वाइज कंप्लीट करा देती हूँ, एंड देन अगर मान लीजिए हमारे पास टाइम रहता है तो हम एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ लेंगे। बट अभी हमारा ये पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो इसको मैं रिलेट करके पढ़ा दूंगी आपको। इससे पहले मैंने इस पेज पर थोड़ा सा रफ वर्क के तरीके से लिखा है ताकि आप इसको समझ सके। इसको मैं आपको एक स्टोरी की फॉर्म में बता दूंगी, फिर उसके बाद हम इसको लिंक करके पढ़ लेंगे मौर्य पीरियड से। ठीक है, तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। और एक बात और बता देती हूँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए हैं एसएसटी के तो आप एग्जाम फैक्ट एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम फैक्ट एकेडमी के नाम से ऐप मिलेगी, वो डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको ये नोट्स मिलेंगे। ठीक है, पेड रहने वाले हैं ये नोट्स, वहां पर आपको करंट अफेयर के नोट्स भी मिल जाएंगे और अपडेटेड सिलेबस भी मिल जाएगा। जैसे एसएसटी का आपका टॉपिक वाइज सिलेबस आया है जो मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, तो वो आपके लिए यूजफुल रहेगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिसका भी मन करता है वो वहां से डाउनलोड कर सकता है। जो जो टॉपिक्स मैं कराती जाऊंगी वहां पर अपडेट होता जाएगा। तो अब हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और हम क्लास को स्टार्ट कर देंगे। अगर हम बात करते हैं मौर्य पीरियड की, तो मौर्य पीरियड का अब ये जो मौर्य पीरियड है इसका नाम सबसे पहली बात तो मौर्य क्यों रखा गया, या इससे पहले कौन शासन कर रहा था यहाँ पर। ठीक है, जो यहाँ पर मगध जो एरिया है ना, ये यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस एरिया था। इससे पहले यहाँ पर महाजनपद हुआ करते थे, पहले जनपद थे फिर ये महाजनपद बना। तो मगध जो है ये क्या बन गया, महाजनपद बना। ये छोटे छोटे 16 जनपद थे, इस तरीके से इनको मिलाकर क्या बनाया गया, महाजनपद बनाया गया। इसमें 3 शासकों का जो है वो प्रभुत्व रहा था, जिसमें से है शैन है, जैसे हरियक वंश है, शिशुनाग वंश है। ठीक है, ये सारे के सारे वंश जो है ये यहाँ पर फेमस वंश माने गए। इसके बाद में आता है यहाँ पर नंद वंश। नंद वंश के शासक था महापद्मानंद, लेकिन महापद्मानंद की मृत्यु के बाद धनानंद शासक बनता है, और धनानंद महामूर्ख शासक होता है जो मगध की गद्दी पर बैठा होता है, सारा दिन नशे में चूर रहता है और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत निकम्मे टाइप का शासक होता है ये। तो ये बहुत निकम्मे से टाइप का शासक होता है, और ऐसा कहा जाता है, जैसे जो ये मगध एरिया था ऐसा कहा गया कि यहाँ पर जो है जो एक शासक था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर जो है वो क्या कर रहा था, मतलब ठीक है, तो यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर नहीं, उससे पहले यहाँ पर सिकंदर के आक्रमण की खबर होगी। तो ये सिकंदर जो है ये जैसे आक्रमण करता रहता था। ठीक है, तो पंजाब तक के एरिया के आसपास आया, रावी नदी से आगे तो नहीं बढ़ पाया ये, उससे पीछे के एरिया पर एक्टिव रहा था। लेकिन एक और यहाँ पर जो ये यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, आज का जो ये अफगानिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया के आसपास तक्षशिला यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। वहां पर इनके एक गुरु थे जिसका नाम था चाणक्य। तो चाणक्य क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि पूरा का पूरा जो भारत है वो अखंड भारत के रूप में स्थापित किया जाए। तो यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे। जैसे ये अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते तो उन्हें ऐसी शिक्षा दिया करते थे कि हमें किसका सपना देखना है, अखंड भारत का सपना देखना है। एक दिन ये ऐसे ही जंगल से जा रहे थे तो इन्हें क्या कौन मिल गए, चंद्रगुप्त मिले, और चंद्रगुप्त को बाद में इन्होंने क्या बना दिया, इतना काबिल बनाया कि उसने क्या किया, पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित किया। तो वहीं से किसकी शुरुआत होती है, मौर्य पीरियड की शुरुआत होती है। तो ये जो सिकंदर था, सिकंदर के आक्रमण का डर सबको सताने लगा। तो चाणक्य चलते चलते यहाँ से चलते चलते तक्षशिला से चलकर आए और मगध जाकर पहुंचे। मगध में कौन बैठा था, धनानंद बैठा था। और ये धनानंद आपको पता ही है, मैंने बताया ये मूर्ख था, एक तरीके से हमेशा शराब के नशे में चूर रहने वाला शासक था। तो जैसे ही चाणक्य इसके दरबार में पहुंचे तो इस धनानंद ने चाणक्य की बहुत इंसल्ट कर दी। तो चाणक्य के दिल पर लग गई वो बात,
उसके बाद चाणक्य वापस आए, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी और इन्होंने क्या सपना देखा, अखंड भारत का सपना देखा। और जो सिकंदर था वो वैसे भी इंडिया में नहीं आया और पीछे की तरफ से ही चला गया और अपने यहाँ पर किसको छोड़कर गया, सेल्यूकस निकेटर को छोड़कर जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे मौर्य पीरियड के बारे में। ये मैंने बस आपको एक थोड़ी सी स्टोरी की फॉर्म में बता दिया है ताकि आप इसको रिलेट कर पाए। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से ये लिखा है, जैसे ये कुछ एरियाज थे, जैसे तक्षशिला है, अफगानिस्तान है, बलूचिस्तान है, पूरा का पूरा इंडिया है, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। जो चाणक्य थे उसने क्या सपना देखा था, पूरे के पूरे अखंड भारत का सपना देखा था। क्योंकि पहले क्या था, सिर्फ मगध तक ये सीमित रह जाते थे, सिर्फ मगध के लिए लड़ाई लड़ते थे। लेकिन अब चाणक्य ने अपनी एक नई रणनीति बनाई जिसके तहत ये क्या कह रहे थे कि हमें क्या देखना है, अखंड भारत बनाना है, जिसमें ये सभी के सभी एरिया आ जाए। इस पूरे के पूरे एरिया पर शासन करने वाला कौन होगा, चंद्रगुप्त मौर्य होगा, जिसको किसने तैयार किया, चाणक्य ने तैयार किया है। चाणक्य को हम किसके नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। ये भी मैं एक तरीके से आपको रफ वर्क के थ्रू पढ़ा रही हूं, आगे मैं आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगी। देखो ये हमारा यहां तक रफ वर्क रहेगा, ये रफ वर्क है। इसके बाद यहां से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको फैक्ट की फॉर्म में भी पढ़ लेंगे। बट अगर मान लीजिए आपने इसको थोड़ा स्टोरी की फॉर्म में पढ़ा है तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तक्षशिला से इन्होंने इसकी शुरुआत की और इंडिया में जो सिकंदर है, सिकंदर कितने टाइम तक रहा, 19 महीने तक रहा था। और रावी नदी नहीं थी, सॉरी, वो ब्यास नदी थी और ब्यास नदी से आगे नहीं बढ़ा, वहीं से पीछे चला गया और बीच में ही कहीं पंजाब के रास्ते में मर गया था। ठीक है, सिकंदर अपने यहाँ पर किसको छोड़कर गया, अपने एक आदमी को छोड़कर गया जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो है ये पंजाब के एरिया के आसपास ही रहेगा। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर जो है ये भी आक्रमण करता रहेगा। इसने सीरिया पर अटैक किया और इसकी खबर किसको मिल गई, चाणक्य को मिल गई। चाणक्य ने सोचा अपनी सेना का गठन करेगा, पंजाब पर आक्रमण कर रहा है ये। ठीक है, तो सेल्यूकस की खबर किससे मिलती है, चाणक्य को मिलती है। चाणक्य अपनी पूरी सेना को तैयार कर देता है, तब तक जो मौर्य है वो भी जीत चुका था। ठीक है, इसके बाद मौर्य ने हाथी सेल्यूकस को दिए। मतलब यहाँ पर जो ये स्टोरी मैंने एक तरीके से लिखी है, जैसे सेल्यूकस निकेटर है वो कहाँ आएगा, ये आक्रमण करने आएगा पंजाब की पट्टी के आसपास। तो यहाँ पर किस किस की लड़ाई होगी, चंद्रगुप्त की लड़ाई होगी और साथ साथ सेल्यूकस निकेटर की लड़ाई होगी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जीत जाएगा और इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, एक तरीके की एक संधि होगी। और उस संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य क्या देगा, सेल्यूकस निकेटर को हाथी गिफ्ट में देगा और सेल्यूकस निकेटर जो है वो अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा जाएगा। तो ये कुछ एक टाइप की स्टोरी है। इसमें वैसे एग्जाम में से तो ये स्टोरीज नहीं पूछी जाती हैं, बस ये क्या करती हैं, आपका एक माइंड सेट कर देती हैं। ठीक है, तो सेना को इन्होंने क्या कहा है, सप्तांग कहा है। इस प्रकार इन्होंने 4 प्रकार की सेना बताई थी। जैसे चाणक्य थे, चाणक्य ने क्या लिखी, अर्थशास्त्र लिखी है। अर्थशास्त्र बुक जो है ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है जो भी पॉलिटिक्स वगैरह करते हैं, जिसमें राजनीति से संबंधित बातें लिखी गई है। देखो नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन इसका मीनिंग बिल्कुल अलग है। बुक किससे रिलेटेड है, राजनीति से रिलेटेड है। अगर हम सबसे सेफ, यहाँ पर 4 टाइप की सेना की बात कही गई है, अगर हम सबसे सेफ सेना की बात करते हैं तो यहाँ पर जो गज सेना है वो सबसे सेफ सेना कही जाती है। हाथियों पर बैठकर लड़ाई की जाती थी, तो जो गज सेना थी वो सबसे बेस्ट सेना, सबसे सेफ सेना कही जाती थी। इसके बाद सेकंड नंबर पर आती है रथ सेना। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो घुड़सवारी, 4th नंबर की बात करेंगे तो पैदल सेना। ठीक है, क्योंकि गज सेना में हाथी के ऊपर बैठा जाएगा, सबसे ऊपर बैठा होगा, उसको मारना आसान नहीं होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर रथ पे है तो भी सुरक्षित होगा। थर्ड नंबर पर घुड़सवार वाला है, 4th नंबर पर जो पैदल सेना है। ठीक है, इसका उल्लेख किसमें किया गया है, अर्थशास्त्र बुक में किया गया है, जो किसके द्वारा लिखी गई, चाणक्य के द्वारा लिखी गई है, या हम चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, या विष्णुगुप्त के द्वारा लिखी गई है। गज सेना गिफ्ट दे दी। अब यहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे अपनी ये सेना दे दी है, जो गज सेना है वो किसे गिफ्ट में दी, सेल्यूकस निकेटर को गिफ्ट में दी और इसने लगभग 500 हाथी से गिफ्ट में दिए थे। इसके साथ साथ सिकंदर को ये अपना कुछ टेरिटरी देकर जाएगा और अपनी बेटी का विवाह करके जाएगा यहाँ पर, और ये यहाँ पे जो विवाह संबंध है वो इनके यहाँ स्थापित हो जाएंगे। अब ये क्या बन जाएंगे, अब वैसे भी सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी का विवाह कर दिया यहाँ पर, अब वैसे भी जो चंद्रगुप्त मौर्य है और सेल्यूकस निकेटर है आपस में कभी भी नहीं लड़ेंगे। मगध पर धनानंद शासन कर रहा था, इसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य क्या बन गया, शासक बन गया। पहले सेल्यूकस निकेटर से भी लड़ाई कर लेता है और फिर उसके बाद धनानंद को भी पराजित कर देता है और वहां पर अपना शासन स्थापित कर लेता है। ठीक है, आई होप यहां तक की कहानी जो मैं आपको बता रही हूँ ये समझ में आ गई होगी।
जैसे स्ट्रैबो और जस्टिन है, स्ट्रैबो और जस्टिन ने मौर्यों के लिए क्या कहा है कि इनके पास में 6 लाख की सेना थी, जिसको इन्होंने क्या कहा, सेंडोक्रोट्स कहा है। ठीक है, तो स्ट्रैबो और जस्टिन ने मौर्यों के लिए क्या कहा, 6 लाख की सेना को सेंडोक्रोट्स कहा है। इसके बाद प्लूटार्क और एरियन ने क्या कहा, एंड्रोकोट्स कहा, प्लस 1 लाख की सेना। ठीक है, 1 लाख की सेना क्या है, एंड्रोकोट्स है, और 6 लाख की सेना को क्या कहा, सेंड्रोकोट्स कहा। ठीक है, स्ट्रैबो जस्टिन ने क्या कहा है, सेंड्रोकोट्स कहा है, और प्लूटार्क और एरियन ने क्या कहा, एंड्रोकोट्स कहा। सेंड्रोकोट्स का मतलब क्या होता है, 6 लाख की सेना, एंड्रोकोट्स का मतलब क्या होता है, 1 लाख की सेना। ठीक है, वहां 6 लाख, यहाँ 1 लाख। तो आई होप ये समझ में आया होगा। इसके बाद है, भारत पर पहली बुक लिखी गई थी इंडिका। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी, ये मेगास्थनीज ने लिखी थी। ठीक है, ये भारत पर लिखी गई थी, वैसे अर्थशास्त्र लिखी थी लेकिन वो भारत पर नहीं लिखी गई थी, वो राजनीति से रिलेटेड थी। पाटलिपुत्र को इस बुक में क्या कहा गया, पॉलीप्रोथा कहा गया है। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना है। मगध के किले दोबारा बनवाए गए, जैसे मगध था, मगध का शासन आपको पता होगा, यहाँ पर ईंटों के ज्यादा साक्ष्य नहीं मिले मौर्य पीरियड तक, गुप्त पीरियड में आकर आपको देखने को मिलेंगे। मौर्य पीरियड में जो इनके महल वगैरह बनाए गए थे वो लकड़ी के बने हुए थे। ठीक है, 64 दरवाजे थे, कितने थे, 64 दरवाजे, जिसको बुर्ज कहा गया था। इसके बाद यहाँ पर भद्रबाहु, बाद में जो चंद्रगुप्त मौर्य होगा वो जैन धर्म की तरफ ज्यादा अपना ध्यान उसका हो जाएगा, क्योंकि इसने बहुत सारे युद्ध लड़े, तो इसके मन में कहीं ना कहीं ऐसा आ जाएगा, जो भद्रबाहु होगा वो कहेगा कि आपने इतनी ज्यादा लड़ाइयां लड़ी जिस वजह से आज आपकी जो जनता है वो दुख पा रही है, क्योंकि वहां पर भयंकर अकाल पड़ जाएगा, भयंकर सूखा पड़ेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य का मन जो है वो बहुत परेशान रहने लगेगा, और वो भद्रबाहु के साथ में कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में चले जाएंगे और वहां पर संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग देंगे। उसके बाद यहाँ पर बिंदुसार जो है वो शासक बन जाएगा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो आपका स्टोरी थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। इसके बाद बिंदुसार जो है वो शासक बनेगा, और बिंदुसार जो है ये इसके लिए ना एक बकरी की कहानी फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि जो चाणक्य था ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य को डेली थोड़ा थोड़ा जहर दिया करता था, ताकि मान लीजिए कोई बाहरी शक्ति या फिर कोई चंद्रगुप्त मौर्य को जहर देने की कोशिश करे तो उसकी बॉडी में पहले से ही ऐसे एंटीबॉडी बने हुए होने चाहिए। इस प्रकार से जहर दिया जाता था कि उसके बॉडी में एक तरीके से जहर के प्रति एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाए। पर क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी, एक दिन उसके साथ में बैठी खाना खा रही थी, तो खाना खाते खाते उन्होंने भी वो खाना खा लिया। अब उसकी बॉडी में तो वैसे एंटीबॉडी नहीं थे जो जहर से लड़ सकते, तो खाना खाते ही उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो ऐसा कहा जाता है कि उनके पेट में से बिंदुसार को निकाल लिया गया था जब कुछ टाइम पीरियड रहता था, और इसको बकरी के पेट में रखा गया था, जिस वजह से इनके माथे पर एक बिंदु पड़ गया, जिसके वजह से इनका नाम क्या रखा गया, बिंदुसार रखा गया। ठीक है, तो ये बिंदुसार से रिलेटेड बकरी की कहानी है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो बिंदुसार थे वो चाणक्य से बहुत ज्यादा मतलब चिढ़ता था। बिंदुसार वो ऐसा सोचता था कि चाणक्य ने ही मेरी माँ को मारा है, लेकिन बाद में लास्ट में आकर इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग ये जो है वो ठीक हो जाएगी। कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा जाता है कि चाणक्य को अपने राज्य से बाहर कर देगा, फिर चाणक्य की जो डेथ है वो किसी जंगल में एक झोपड़ी में सो रहा होगा और वहां पर आग लग जाएगी और जलने से चाणक्य की मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसी सी कुछ कहानियां हैं। ठीक है, तो ये बिंदुसार बनेगा। बिंदुसार के बाद में इसके 2 बेटे होंगे, एक का नाम होगा सुसीम और एक का नाम होगा अशोक। सुसीम जो है वो बड़ा था और अशोक जो है वो छोटा था। ठीक है, लेकिन अशोक जो है ना थोड़ा सा सुंदर नहीं था और सुसीम बहुत सुंदर था। तो बिंदुसार क्या चाहता था कि मेरा बेटा जो है सुसीम क्या बनेगा, शासक बनेगा, और वो बड़ा भी था। तो उस टाइम पर ऐसी प्रथा भी थी कि जो बड़ा भाई है वो राजा बनता है, लेकिन अशोक ऐसा नहीं चाहेगा। अशोक क्या करेगा, ऐसा कहा जाता है अशोक अपने 99 भाइयों को मरवा देगा और खुद क्या बन जाएगा, शासक बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्टोरी है जो मैंने आपको भी यहाँ पर स्टोरी की फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। इसके बाद आपको पता है अशोक जो है, अशोक के समय में राज्याभिषेक होगा, कलिंग युद्ध लड़ेगा। ये कलिंग युद्ध के बाद में इसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, उपगुप्त से मिलेगा, बहुत संगीति कराएगा और बहुत सारे स्तूप बनवाएगा, अभिलेख लिखवाएगा। बाद में कहेगा कि पशु बलि भी बहुत बुरी बात होती है, पशुओं को मारना भी बुरी बात होती है। ठीक है, इतनी ज्यादा करुणा भावना इसके हृदय में आ जाएगी। इसके बाद वैसे भी इनका डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहां तक का जितना भी ये स्टोरी फॉर्म था वो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं आपको यहां से एक स्टैटिक फॉर्म में पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा और अब देखना आपको सारा समझ में भी आता जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई क्लास अगर हम पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ता है, मतलब उसकी थोड़ी सी स्टोरीज के बारे में जानना पड़ता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने पहले वाली भी बीच में से 2-3 टॉपिक नहीं किए हैं, तो अब इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। ठीक है,
तो भारत का अगर आपसे पहला साम्राज्य पूछा जाता है तो आप क्या कहेंगे? मौर्य साम्राज्य जो है वो भारत का पहला साम्राज्य है, क्योंकि मौर्यों ने ही किसका सपना देखा था? अखंड भारत का सपना देखा था और अखंड भारत की स्थापना की थी। लेकिन इससे पहले यहाँ पर किसके शासन होते थे? जैसे मगध में शासन होता था, अलग अलग जगह पर शासन होता था। यहाँ पर किसका शासन है? भारत। भारत की बात हो रही है। अब यहाँ पर भारत का पहला साम्राज्य पूछा जाए तो आप क्या टिक करेंगे? मौर्य साम्राज्य जो है वो भारत का पहला साम्राज्य था। और इसके पहला शासक कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य बने थे। इसके 3 शासक इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला चंद्रगुप्त मौर्य है, दूसरा बिंदुसार है और तीसरा अशोक है। इन तीनों की ही खास बात मैं आपको बताती हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो किस धर्म को मानेगा? जैन धर्म को मानेगा। इसके बाद आएगा बिंदुसार। बिंदुसार मानेगा आजीवक संप्रदाय को। वो आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए गुफाएं बनवाएगा। ठीक है। इसके बाद 3rd नंबर पे आएगा अशोक। अशोक किसका पालन करेगा? बौद्ध धर्म को मानेगा। ठीक है। बौद्ध संगीतियां कराएगा, अपने बेटा और बेटी को भेजेगा कि आप क्या करके आए, श्रीनगर भेजेगा कि आप बौद्ध धर्म का एक तरीके से प्रचार करके आए। तो यहाँ पर ये तीनों शासक जो है अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं। हर धर्म को ये आगे बढ़ाकर चलेंगे। अब जिस भी धर्म को आगे बढ़ाएंगे उसी धर्म के लोग इनको अच्छा कहेंगे, बाकी धर्म के लोग इन्हें खराब कहेंगे। वैसा ही चंद्रगुप्त के बारे में भी कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं तो 322 से 298 ईसा पूर्व के आसपास इसका टाइम पीरियड रहा था। टाइम पीरियड आपको याद करना है, कई बार एग्जाम में सीधा ही टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड कितना है? 322 से कितना रहा है? 298 ईसा पूर्व रहा। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त के सहयोग से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके 25 वर्ष की उम्र में मौर्य वंश की क्या की है? स्थापना की है। ऐसा तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य विष्णुगुप्त के सहयोग से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके 25 वर्ष की आयु में किसकी स्थापना की है? मौर्य वंश की स्थापना की है। अभी आप गुप्त की जाति को लेकर मतभेद पाया गया है। अभी मैंने आपको कहा था कि इनकी जाति के लिए क्या पाया गया? मतभेद पाया गया है। ठीक है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, कुछ लोग ऐसा मानते थे कि ये किस जाति से बिलोंग करते थे, ये क्षत्रिय नहीं थे, ये शूद्र जाति के थे। तो ब्राह्मण ग्रंथों में इन्हें क्या कहा गया? शूद्र जाति का कहा गया। ठीक है। जैन और बौद्ध साहित्य की बात करी जाए तो जैन और बौद्ध साहित्य में इन्हें क्षत्रिय जाति का कहा गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये बाद में जैन धर्म की संलेखना विधि से अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। जैन और बौद्ध साहित्य में क्षत्रिय जाति का कहा गया इनको। विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस में क्या कहा गया? वृषल यानी कि निमन कुल का कहा गया। ठीक है। रोमिला थापर एक हिस्टोरियन थी। ठीक है। इन्होंने क्या कहा है? ये इसे क्या मानती है? वैश्य मानती है। सबसे पहले विलियम जॉन्स ने इनको सेंडोक्रोट्स तथा एंडोक्रोट्स कहा है। सेंडोक्रोट्स 6 लाख की सेना वाला, एंडोक्रोट्स 1 लाख की सेना वाला। ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त नाम का प्राचीनतम उल्लेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त नाम का प्राचीनतम उल्लेख कहां से मिला? रुद्रदामन का अभिलेख था, जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें किसका उल्लेख मिला? चंद्रगुप्त नाम का उल्लेख मिलता है। तो ये आपका हो जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद रखना है। इनका टाइम पीरियड आपको याद रखना है, 322 से 298 ईसा पूर्व के आसपास इनका टाइम पीरियड था। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने हराया और दोनों के बीच में क्या होती है? संधि होती है। संधि के अनुसार सेल्यूकस को 500 हाथी मिलते हैं और इसके बदले में ये जो एरिया देता है, जैसे एरिया हेरात का एरिया है, अराकोसिया गांधार का एरिया है, बलूचिस्तान का कुछ क्षेत्र है, वो किसे मिल जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को मिल जाता है। और बदले में सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे करा के जाता है? चंद्रगुप्त से करा के जाता है। चंद्रगुप्त को तो बहुत फायदा हो गया, विवाह भी हो गया। ठीक है। और साथ साथ इसको बहुत सारा एरिया मिल गया, बहुत सारी टेरिटरी मिल गई, नाम स्थापित हो गया। इसके साथ अपना एक दूत छोड़ के जाएगा यहाँ पर, जिसका नाम होगा मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त के दरबार में रहेगा और ये पुस्तक लिखेगा इंडिका। ठीक है। तो भारत के ऊपर सबसे पहली पुस्तक अगर आपसे पूछी जाए तो किसने लिखी है? मेगस्थनीज ने लिखी है। उसका नाम क्या है? इंडिका है। ठीक है। और ये मेगस्थनीज किसके दरबार में रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा है। ठीक है। आई होप आपको यहां तक के पॉइंट्स जो मैं समझा रही हूँ वो समझ में आ रहे होंगे। ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे ना आप इस क्लास में? कभी बोर हो गए हो?
इसके बाद है जैन धर्म के ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम 12 वर्षों में क्या पड़ता है, भयंकर अकाल पड़ता है। अपने पुत्र के पक्ष में गद्दी त्याग कर चंद्रगुप्त जैन मुनि भद्रबाहु के साथ जैन धर्म की दीक्षा लेने चले जाते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य किसके साथ में गए थे, तो ये किसके साथ गए हैं, भद्रबाहु के साथ गए हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा, भद्रबाहु। ये दो भागों में बट गया था, एक था आपका जैसे एक ये भद्रबाहु है और इसके साथ साथ यहाँ पर एक थे स्थूल भद्र। तो ये दो अलग अलग क्या हो गए थे, अलग अलग शाखाएं बट गई थी जैन धर्म की। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाता है, भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और स्वर्ण बेलगोला मैसूर कर्नाटक में संलेखना विधि से 298 ईसा पूर्व में अपने देह त्याग दिया। तो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक किसका शासक रहता है, चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, यहां तक के पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, जितने भी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको ये सारा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें से आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया गया है। तो इसको आपको ध्यान से ही सुनना है। आज की क्लास में आपको बिंदुसार तक पढ़ाऊंगी, अशोक के बारे में कल की क्लास में पढ़ाऊंगी, क्योंकि अशोक जो है वो थोड़ा लेंथी टॉपिक है, उसने बहुत सारे स्तूप लिखवाए, अभिलेख लिखवाए, तो उसके बारे में डिटेल से हम कल जानेंगे। अभी मैं आपको बिंदुसार के बारे में बताऊंगी। ठीक है, अभी सुदर्शन झील के बारे में यहाँ पर जिक्र हुआ, तो सुदर्शन झील पर 4 व्यक्तियों ने काम किया है। सबसे पहले इसको बनवाने का काम किसके द्वारा किया गया, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। तो ये बात याद रखनी है, सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया। अशोक ने क्या किया, इस झील का थोड़ा विस्तार कर दिया। इसके बाद रुद्रदामन ने क्या किया है, इसका मरम्मत कार्य किया है और इसने अपने अभिलेख में भी लिखवाया, जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के बारे में इसने लिखवाया। स्कंदगुप्त ने क्या किया, स्कंदगुप्त ने भी इसका मरम्मत कार्य किया है, क्योंकि मान लीजिए हम किसी भी चीज का निर्माण करते हैं तो कुछ टाइम पीरियड के बाद में वो थोड़ी सी खराब होगी, तो उसको क्या कराना पड़ता है, रिनोवेट कराना पड़ता है, उसकी मरम्मत करानी पड़ती है। तो ये 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने सुदर्शन झील पर काम किया। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने, फिर अशोक ने, फिर रुद्रदामन ने, फिर स्कंदगुप्त ने। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम जान लेते हैं बिंदुसार के बारे में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड 322 से कहां पर खत्म हो जाता है, 298 पर खत्म होता है। अब बिंदुसार का टाइम पीरियड कहां शुरू होगा, 298 से 273 ईसा पूर्व के आसपास किसका टाइम पीरियड रहेगा, बिंदुसार का टाइम पीरियड रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा, जिसने यूनानी लेखों में अमित्र चेतस, ठीक है, वायु पुराण में भद्रसार और जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया। तो अलग अलग ग्रंथों में उसे अलग अलग नाम से जाना गया है। जैसे यूनानी लेख है, यूनानी लेख में उसे अमित्र चेट्स कहा गया, वायु पुराण में भद्रसार कहा गया, जैन ग्रंथ में उसे सिंहसेन कहा गया है। ठीक है, इतना याद रख लेना है जितना मैंने आपको बताया है। यूनानी लेखक एथीनियस के अनुसार बिंदुसार तथा सीरियाई शासक एंटियोकस फर्स्ट के मध्य एक मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जो बिंदुसार है वो यूनानी शासक एंटियोकस फर्स्ट को एक लेटर लिखता है और इस लेटर में वो क्या मांगता है, बिंदुसार उससे 3 चीजें मांगता है। मीठी अंजीर मांगेगा, मदिरा मांगता है और साथ साथ क्या मांगता है, दार्शनिक यानी कि फिलोसफर, जो पढ़ा लिखा इंसान हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एंटियोकस फर्स्ट होगा ये लेटर लिखता है और इसके लिए मीठी अंजीर भिजवाता है और साथ साथ मदिरा भिजवा देता है, लेकिन दार्शनिक को ये इसके दरबार में नहीं भिजवाता। इसका कहना है कि ये हमारे कानून के विरुद्ध है, हम यहाँ पर जो दार्शनिक है उनका विक्रय नहीं करते। अब इस बात से आपको ये पता लगना चाहिए कि उस समय में भी पढ़े लिखे लोगों की कितनी ज्यादा अहमियत थी कि इन्होंने क्या कहा कि हमारे यहाँ पर ऐसा कानून नहीं है कि हम दार्शनिकों का क्या करें, विक्रय करें। तो पढ़े लिखे लोगों को हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि हर इंसान को किसकी जरूरत है, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। तो इसलिए एंटियोकस फर्स्ट ने इसके लिए मना कर दिया। तो एंटियोकस फर्स्ट ने यहाँ पर 2 चीजें भिजवाई हैं, मीठी अंजीर और इसके साथ साथ मदिरा। बौद्ध ग्रंथ दिव्यादान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह होते हैं, जिन्हें दबाने के लिए बिंदुसार पहली बार अपने बेटे अशोक को भेजता है और दूसरी बार अपने बेटे सुसीम को भेजता है। स्ट्रैबो के अनुसार एंटियोकस ने 1 सेकेंड, ये दोबारा से रिपीट हो गया ये पेज। ठीक है, यहां आ गए थे हम। ठीक है, स्ट्रैबो के अनुसार एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा, जिसने मेगस्थनीज का स्थान लिया। बाद में ये किसको भेज देगा, डायमेकस को भेजेगा। ठीक है, और वो राजदूत बनाकर भेजता है। तो डायमेकस आएगा, किसके दरबार में आता है, डायमेकस बिंदुसार के दरबार में। तो इसका नाम क्या है, डायमेकस है, जो क्या बन के आएगा, राजदूत बन के आएगा। जैसे आज के आपके ब्रांड में जैसे एम्बेसडर होते हैं,
वैसे ये भी एम्बेसडर लगा सकते हैं आप, ठीक है, इनकी कंट्री का एम्बेसडर है ये, दार्शनिक नहीं है, एम्बेसडर है, जो किसके दरबार में आता है, बिंदुसार के दरबार में आता है, और किसकी जगह ले लेता है, मेगस्थनीज की जगह ले लेता है, जिसे किसी न किसी टाइम में सेल्यूकस निकेटर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में छोड़कर गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना यहां तक का जो मैं समझा रही हूं आपको। इसके बाद है पिलनी के अनुसार मिस्र के शासक टॉलोमी सेकंड फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत दरबार में भेजा। दिव्यादान के अनुसार बिंदुसार के समय अवंती का उपराजा कौन था, अवंती का उपराजा कौन था, अशोक था। ठीक है, तो ये किसमें लिखा गया, दिव्यादान में लिखा गया है कि जब बिंदुसार है, बिंदुसार के समय अवंती का उपराजा कौन हुआ था, अशोक था, मतलब वहां का गवर्नर कौन था, अशोक अवंती का गवर्नर था। दिव्यादान के अनुसार बिंदुसार की राज्यसभा में बौद्ध ग्रंथ क्या था, एक आजीवक संप्रदाय का ज्योतिषी रहता था। तो मैंने कहा कि किसको मानता था, आजीवक संप्रदाय को मानता था। आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए इसने गुफाओं का निर्माण भी कराया था। चाणक्य जो है ये तीनों के शासन में क्या रहा है, प्रधानमंत्री रहा है, ऐसा कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक के समय में रहा। बिंदुसार को क्या कहा जाता है कि दक्षिण भारत को संगठित करने का काम जो है वो किसके टाइम में हुआ है, ये बिंदुसार के समय में हुआ। ठीक है, इसने पूरे दक्षिण भारत को क्या कर दिया, एक कर दिया, संगठित कर दिया। तो यहां तक आपकी क्लास हो जाती है खत्म, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है आज पूरा का पूरा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पर बिंदुसार के बारे में। ठीक है, इन दोनों की हिस्ट्री क्या रही है, इनकी क्या स्टोरी रही थी, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद कल की क्लास में मैं आपको सारा अशोक के बारे में पढ़ा दूंगी, इसके क्या शिलालेख रहे, क्या स्तूप बनवाए, कहाँ पर क्या कौन सा अभिलेख लिखवाया, किसमें धम्म विजय है, किसमें महामात्रों का उल्लेख है, ठीक है, कहां पर पशु बलि की निंदा की गई है, कारुवाकी का अभिलेख क्या है। तो सारा का सारा हम कल की क्लास में अशोक से रिलेटेड पढ़ लेंगे। ठीक है, आप इतने इस क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, तो इस क्लास को आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो कल की क्लास में हम अशोक के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मान लीजिए अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको आपका एग्जाम जो है वो 17 मार्च को होने जा रहा है, तो आपका एग्जाम बहुत पास है। ये मैं कोशिश करूंगी जल्दी से आपकी क्लासेस कवर करा दूं, उसके बाद मैं इनकी मैराथन्स बना दूंगी ताकि आपकी रिविजन भी हो जाए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज आप इसे शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।